आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। फाइनल एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं 2024 के, और इसके कंप्लीट सिलेबस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस सिंगल वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से देख कर जाइए, इनको याद करके जाइए, ताकि आपके पेपर में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये जो आपकी बुक है, कंप्लीट बुक आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, वन शॉट वीडियो है। और देखते हैं, चैप्टर की वीडियो हमने पहले से बना रखी है, आप प्लीज़ चैप्टर को ज़रूर देख के जाना। ठीक है, चैप्टर को देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और पॉलिटिकल वगैरह के भी हमने करा रखे हैं चैप्टर। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और ये आपका सिलेबस है, ये टोटल आपके 7 चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे हम टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 11 ESP के नाम से, आपको इस ग्रुप में जुड़ जाना है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको PDF जो ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, इसकी PDF यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ है। मेसोपोटामिया के संदर्भ में आपको इसको समझाना है। तो देखिए, शहर जो है ना, शहर के विकास में कहीं ना कहीं गाँव का योगदान जरूर होता है। ठीक है, शहरों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो आत्मनिर्भर नहीं होती, क्योंकि शहर के जो लोग होते हैं, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं गाँव के लोगों पे निर्भर तो होते ही हैं। कैसे निर्भर होते हैं इसे समझिए, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर नहीं होती। इन्हें नगर या गाँव के जो दूसरे लोग होते हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न की गई या बनाई गई जो वस्तुएं होती हैं, या जो उनकी सर्विस होती है, सेवाएं होती है, उस पर कहीं ना कहीं इनको आश्रित होना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, खाद्य सामग्री हो, या अनाज हो। ठीक है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो शहर के लोग होते हैं वो गांव के लोगों पे ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, और उस खेती से अनाज मिलता है, और उसी अनाज को खाने में कौन यूज़ करते हैं, शहरों के लोग भी और गांव के लोग भी। तो कहीं ना कहीं शहरों के लोग जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं होते, गांव के लोगों पे कहीं ना कहीं वो निर्भर जरूर रहते हैं। मेसोपोटामिया जो था, यहाँ पे पत्थर की मुद्रा बनाने वाले, पत्थर को उकेरने वाले, उस पे जो नक्काशी जो डिजाइन होती है वो करने वाले। ठीक है, और उन्हें बाहर से मंगाया करते थे। ये शहरी जो विनिर्माता थे, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम करते थे या चीज़ों को बनाने का काम करते थे, उनके लिए ईंधन हो गया, धातु हो गई, या विभिन्न प्रकार के जो पत्थर चाहिए होते थे, वो पत्थर, लकड़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अलग अलग जगह से आती थी। तो कहीं ना कहीं ये गाँव पे निर्भर जरूर होते थे। ठीक है, तो गाँव ही शहरों की समृद्धि के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि श्रम विभाजन किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता थी, आपको बताना है। तो देखिए, श्रम विभाजन यानी समाज में वर्ग बने हुए थे, और सबके काम जो थे वो बटे हुए थे। ठीक है, जैसे जो सैनिक थे उनका काम होता था लड़ाई करना, युद्ध करना, ठीक है, रक्षा करना। राजा का काम होता था शासन करना, किसान का काम होता था खेती करना, मजदूर का काम अलग था, गुलामों का काम अलग था, ठीक है, व्यापारी का काम अलग था। तो इस तरीके से ना सभी का काम जो था, श्रम जो था, वो बटा हुआ था। तो श्रम विभाजन जो है वो शहरी जीवन की विशेषता कैसे है, आपको ये बताना। तो देखिए, श्रम विभाजन का अर्थ है विभिन्न लोगों के पास विभिन्न व्यवसाय, यानी कि अलग अलग तरह के लोग जो होते थे, उनके पास व्यवसाय जो होते थे वो अलग अलग तरह के होते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है, यहाँ पे राजा जो है वो सामाजिक पदानुक्रम में शीर्ष पर था। तो जो राजा हुआ करते थे मेसोपोटामिया में, ये समाज में अगर हम देखें तो समाज में सबसे शीर्ष पे, सबसे ऊपर जो होते थे वो कौन होते थे, राजा। ठीक है, सभी बाकी राजा के नीचे होंगे, चाहे वो मजदूर, किसान, सैनिक है, वो सब नीचे आएंगे। ठीक है, राजा जो सबसे ऊपर होता था, सबसे अधिक उसका सम्मान होता था, उसकी वैल्यू होती थी। प्राचीन मेसोपोटामिया में धर्म की मान्यता थी, इसलिए पुजारियों का उच्च वर्ग में होना समझ में आता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि धर्म को मानते थे ये लोग, पूजा पाठ करते थे। तो ऐसे में जो पुजारी लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, इनका भी एक समाज में उच्च वर्ग में इनको रखा जाता था। ठीक है, तो राजा भी उच्च वर्ग में आएगा, पुजारी लोग जो हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, ये भी उच्च वर्ग में आते हैं। और वस्तु विनिमय हमेशा समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसमें व्यापारी थे जो अपनी जीविका चलाने के लिए वस्तुओं का व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापारियों का काम क्या था, वस्तुओं का व्यापार करना, चीज़ों को खरीदना, चीज़ों को बेचना। ठीक है, इसके बाद किसान लोग आते थे, मजदूर लोग आते थे, ये उत्पाद के पेशे से जुड़े हुए थे, यानी उत्पादन करना। ठीक है, ये इनका काम होता था। इसमें क्या होता था, लाभ जो है वो कम होता था, और जो इनसे भी नीचे होते थे वो होते थे गुलाम। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, समाज में श्रम बटा हुआ है, राजा सबसे ऊपर है, ठीक है, पुजारी जो है ये भी ऊपर माने जाते हैं, फिर व्यापारी आ जाते हैं,
इस तरीके से श्रम बटा हुआ था। फिर किसान आ जाएंगे, ठीक है, मजदूर आ जाएंगे और सबसे नीचे क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो श्रम विभाजित था। तो ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है कि मारी, मारी एक शहरी केंद्र एवं व्यापारिक स्थल था। आपको इसको उदाहरण के साथ बताना है। तो मारी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी आता है, ठीक है। देखिए मारी नगर जो था एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, इसलिए ये व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ। मारी जो शहर है, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है ना, वहाँ पे मैंने आपको मैप के साथ बताया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो, ये तो बता ही रहा हूँ इनमें से आएंगे। आप थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए चैप्टर की वीडियो को भी देखो, ताकि आपको समझ में आए कि मारी कहाँ पे है, कैसे है, ठीक है, किस जगह पे है। तो देखिए एक महत्वपूर्ण स्थल था, मतलब एक रास्ता था, एक यहाँ से, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था, यहाँ से लोग होकर गुजरते थे, व्यापार वगैरह होता था, एक तरह से व्यापारिक केंद्र था। वहीं पे मारी शहर जो था ये बसा हुआ था। तो मारी नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, इसलिए यह व्यापार के बल पे समृद्ध हुआ। तो ये व्यापार के दम पे ही समृद्ध हुआ था। मारी नगर से लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा, अन्य कई किस्म के जो माल थे वो नाव के जरिए यहाँ पे ले जाया जाता था, ठीक है। आगे देखो, व्यापार जो है वो फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच तक होता था। व्यापार जो है कहाँ से होता था, फरात नदी का जो रास्ता था वहाँ से होते हुए दक्षिण की तरफ, तुर्की की तरफ, सीरिया की तरफ, लेबनान की तरफ, यहाँ पे व्यापार होता था। फिर दक्षिण के जो नगर थे इनके यहाँ पे पिसाई के पत्थर हो गए, चक्की हो गई, लकड़ी हो गई, शराब हो गया, तेल के पीपे ले जाने वाले जो जलपोत है वो सब मारी में ही रुका करते थे, ठीक है। और मारी से निकलने वाले जो जलपोत थे, जो भी यहाँ से जलपोत निकला करते थे, उसका 10% जो है एक तरह से टैक्स वसूलते थे। तो इससे भी ये समृद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये आप बता सकते थे पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को साक्ष्यों के आधार पर आपको समझाना है। तो मेसोपोटामिया जो है, यहाँ पे जो पट्टिकाएं मिली है लिखित रूप से, ये 3200 ईसा पूर्व की है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है, ठीक है। मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी शहर था, यहाँ पे उरुक के मंदिरों से, उरुक में जो मंदिर थे वहाँ पे बैल के, मछलियों की, रोटियों की, ठीक है, इन सब की सूचियाँ प्राप्त हुई है। और बाहर और अंदरूनी लेन देन होता था, ये भी, इसके भी कुछ सबूत मिले। फिर लेखन कार्य की बात करें तो समाज में जो लेन देन होता था उसका जो हिसाब रखने के लिए, स्थायी हिसाब रखने के लिए, देखिए क्या हुआ है, मान लो अगर लेन देन किया जा रहा है और उसको ज़्यादा लंबे समय तक अगर याद रखोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहा जाएगा, ठीक है, याद नहीं रख पाएंगे। तो उसका एक स्थायी हिसाब रखने के लिए कहीं ना कहीं लेखन कला महत्वपूर्ण होती थी। तो जो भी समाज के काम होते थे उसके लेन देन का जो हिसाब होता था उसको स्थायी रखने के लिए लेखन की आवश्यकता होती थी। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी की पट्टिका जो होती थी उस पर लिखा करते थे, चिकनी मिट्टी की जो गीली, उसको गूंथ कर, उसको, ठीक है, थाप कर उस पर नुकीली चीज़ से लिखा करते थे। जब वो सूख जाता था तो वो पट्टिकाएं बन जाती थी, लिखित रूप से उस पर दिखता था, ये होता था। ये क्या करते थे, उसको सतह को जो चिकना बना देते थे, एक नुकीले सा सरकंडा होता था, ठीक है, कुछ इस तरीके से नुकीला बना देते थे। उसकी तीखी नोक होती थी, उससे जब जो मिट्टी गीली होती थी, चिकनी होती थी, तब उस पर लिखा जाता था। फिर जब वो सूख जाती थी धूप में तो वो पक्की हो जाती थी, उसको फिर रखा जा सकता था, उसको बाद में पढ़ा जा सकता था। इस तरीके से ये लिखा करते थे। और लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास की बात करें तो वर्ण जो थे वो काफ़ी कीलाकार हो गए थे और इनकी भाषा जो थी वो सुमेरियन थी, ठीक है, जो लेखन में प्रयोग होती थी। और लेखन का क्या क्या और फ़ायदा है, देखो शब्दकोश बनाने में, यानी जो डिक्शनरी वगैरह होती थी उसको बनाने में भी लेखन का इस्तेमाल होता था। जब भूमि का हस्तांतरण होता था, यानी ज़मीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र की जाती थी, तो उसको कानूनी मान्यता देने के लिए भी लेखन का प्रयोग होता था। राजा जो होते थे उनके काम का वर्णन करने के लिए भी लेखन का प्रयोग होता था। कानून में उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए भी लेखन का प्रयोग होता था, ठीक है। सुमेरियन का स्थान, और 2400 ईसा पूर्व के बाद की बात करें तो धीरे धीरे ये अक्कदी भाषा ने ले लिया था। जो पहले हम सुमेरियन भाषा पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसके स्थान पे अक्कदी भाषा आ गई थी। फिर अक्कदी भाषा में भी लिखित में चीज़ें मिलती हैं। तो ये आप लेखन कला के बारे में बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे। कैसे खतरा थे समझाइए। तो देखिए क्या होता था कि मेसोपोटामिया में पश्चिमी मरुस्थल से जो यायावार लोग हैं, जो खाना बदोश लोग हैं, ये लोग अपना झुंड बनाकर आते थे, ठीक है। और उपजाऊ और संपन्न जो प्रदेश होते थे वहाँ पे आया करते थे अपने जानवरों को लेके। जो गरड़िए होते हैं ये कई बार क्या करते थे, अपने जो भेड़ बकरी है उसको लाते थे पानी वानी पिलाने के लिए। तो ये क्या करते थे, जो बोए हुए खेत होते थे, किसानों ने अपने खेत बो रखे, ये उन खेतों में से लेके गुजारते थे अपने जानवर को। अब सोचो, किसी ने वहाँ पे मेहनत करके अपनी खेती कर रखी है, अपनी फसल उगा रखी है, वहीं से जानवर ले जा रहे हैं, तो उनकी फसलें क्या होगी, फसलें जो है वो नष्ट होंगी, उसको हानि पहुंचेगी, उसको नुकसान पहुंचेगी।
पहुंचेगी, तो ये एक तरह से उनके लिए नुकसानदायक था। फिर क्या था कि जो खाना बदोश गड़ेड़िए होते थे, ये कई बार क्या करते थे, किसान के गाँव जो होते थे उस पर हमला कर देते थे, उनका अनाज लूट लेते थे, उनके पैसे लूट लेते थे। ठीक है, पशु चारकों को राज्य में चलने फिरने की तो अनुमति थी, और लेकिन उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी, क्योंकि राज्य में ये कई बार क्या करते थे, ये खेतों को नष्ट कर देंगे, फसलों को लूट लेंगे, तो इसीलिए इन पर नज़र रखी जाती थी ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग साक्षर थे, कैसे आपको स्पष्ट करना है, ठीक है, बताना है। तो देखिए, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग ही पढ़ लिख सकते थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा जो है उसमें ना केवल प्रतीक और चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, जो उनके जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो सैकड़ों में होते थे। ऐसे में उसको समझ पाना काफ़ी जटिल होता था, उसके लिए काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती होगी, काफ़ी याद रखना पड़ता होगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, और गीली पट्टियों पर लिखना आसान भी नहीं था। इसलिए जो विशेष वर्ग के लोग होते थे ना, वही साक्षर होते थे। इसी कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता का जो स्तर था वो कम देखने को मिला है। ठीक है, सभी लोग साक्षर नहीं थे, विशेष वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग साक्षर होते थे। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति का अभिन्न अंग थे, इसको बताइए। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है इसमें कुछ प्राचीन शहर जो है वो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, यानी एक मंदिर होता था, उसके चारों ओर प्राचीन शहर जो थे वो विकसित हुए थे। सबसे पहला जो मंदिर पता लगता है वो एक छोटा सा देवालय होता था, जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर जो है वो विभिन्न प्रकार की, उसमें देवी देवताओं का निवास का स्थान होता था, जैसे उर जो है वो चंद्र देवता होते हैं। ठीक है, उर जो थे वो चंद्र देवता थे, और इन्नाना जो है वो प्रेम की देवी और युद्ध की देवी थी, इनकी पूजा की जाती थी। देवता जो होते थे वो पूजा केंद्र का मेन बिंदु होते थे। ठीक है, क्योंकि देवताओं के इर्द गिर्द ही सब कुछ था। लोग देवी देवताओं के लिए अन्न लेके आते थे, अनाज लेके आते थे, दही लेके आते थे, मछली लाते थे, और जो उनके आराध्य देव हैं, सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी इनको माना जाता था। ठीक है, और मेसोपोटामिया जो था, यहाँ पे मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि ये आर्थिक क्रियाओं से भी गुजरते थे, क्योंकि जहाँ पे मंदिर होते थे उसके आसपास क्या होती थी, आर्थिक गतिविधियां भी होती थी, तो इसलिए ये आर्थिक केंद्र के रूप में भी इसको देखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करना है, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसकी विश्व को क्या देन है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसकी विश्व को सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण देन है वो है लेखन कला, क्योंकि सबसे पहले लेखन कला के बारे में जानकारी जो है यहाँ से मिल रही है, और लेखन पद्धति का विकास जो है ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सबसे पहले किया है। उत्तराधिकार जो होता था, जैसे मान लो पिता के बाद किसी को उसके पुत्र को मिल रही है, या उसके बाद राजा के बाद उसके पुत्र को मिल रही है, जो उसके उत्तराधिकार में जो चीज़ें मिलती थी, तो उत्तराधिकार के मामलों में जो कानूनी दस्तावेज हैं वो मिलते हैं यहाँ से, वो भी लिखित रूप में मिलते हैं। ठीक है, कुम्हार का जो चाक है, जो चाक यूज़ किया जाता है जिसमें कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसका प्रयोग भी सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में ही शुरू हुआ है। कांच के बर्तन का निर्माण भी यहाँ पे देखा गया है, और यहाँ पे ये जो दार्शनिक प्रणाली होती थी ये भी यहाँ पे विकसित हुई है। इसके द्वारा समय का विभाजन किया जाता है। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो विश्व में सबसे पहले नहरें बनवाई इन्होंने, इससे सिंचाई करते थे, बाढ़ पे नियंत्रण करते थे। ठीक है, जल परिवहन का भी ये प्रयोग कर सकते थे इससे। 4 पहिए वाली जो गाड़ी है, या जो रथ है, या जो जहाजी बेड़े हैं, ये भी सबसे पहले मेसोपोटामिया के लोगों ने ही बनाए थे। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो चंद्रमा की गति पे आधारित इन्होंने पंचांग, जो एक कैलेंडर होता है, ठीक है, वो इन्होंने विकसित कर लिया था। और बैंकिंग प्रणाली, व्यापारिक समझौते, हुंडी प्रणाली, ये भी यहीं पे हुआ करती थी। तो एक तरह से देखें ना तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहीं ना कहीं विकसित सभ्यता के रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इतिहासकार जो टेरिटस है, इन्होंने क्या करा, प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख जो सामाजिक समूह थे उसको निम्न वर्गों में बांटा है। कैसे? देखो, कौन कौन से वर्ग बताए इन्होंने बताया, एक तो सीनेटर वर्ग होता था, दूसरा अश्वरोही वर्ग होता था, तीसरा जनता का सम्मानीय वर्ग, और चौथा जो था वो निम्नतर वर्ग। यानी इन्होंने 4 कैटेगरी में बांट के बताया है। सीनेटर की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या 1000 थी, और कुल सीनेटर जो होते थे, ज़्यादातर जो सीनेटर थे, क्योंकि इनका सम्मान होता था, तो ये इतावली परिवारों से होते थे, इटली मूल के होते थे। ठीक है, सीनेटर और अश्वरोही जो है वो एकीकृत होकर एक कुलीन वर्ग बन गए। यानी जब सीनेटर और अश्वरोही आपस में मिल गए तो एक कुलीन वर्ग बना। कुलीन का मतलब अभिजात वर्ग। अभिजात और कुलीन वर्ग का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, जो अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास ताकत होती है, समाज में जिनका रुतबा होता है, उसको कुलीन वर्ग कहा जाता है।
ठीक है, ये काफ़ी धनी होते थे, पैसा बहुत होता था इनके पास। इसके बाद बात करते हैं मध्यम वर्ग की। तो मध्यम वर्ग में कौन आते थे? जो नौकरशाही, यानी जो राजा के नीचे काम करने वाले, चाहे उसके कोई भी कर्मचारी हो, वो सब नौकरशाही होते थे। फिर सेना, जो लोग सेना से जुड़े होते थे, या फिर जो समृद्ध सौदागर हो गए, किसान भी कुछ होते थे, वो मध्यम वर्ग में ही आते थे। फिर सम्मानीय मध्यम वर्ग को सीनेट ग्रहों के आश्रित के रूप में देखा जाता था। कहीं ना कहीं सीनेट के रूप में आश्रित ही थे ये, इन पे आश्रित हुआ करते थे। सीनेट जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ग होता था। ठीक है, बड़ी संख्या में जो निम्न वर्ग था, जो सबसे निचला वर्ग था, इसके समूह जो थे, इसमें ग्रामीण श्रमिक, जो गांव के जो मजदूर वगैरह होते थे, वो इसमें शामिल होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से बांटा हुआ है वर्गों में। अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य के तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए तीसरी शताब्दी का संकट जो है रोमन साम्राज्य में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संकट के रूप में दिखता है। अब बात करेंगे यहाँ पे, पहले नंबर पे है सैन्य संकट। इसमें देखिए साम्राज्य जो है, ये साम्राज्य और उसकी सीमाएं जो है, ठीक है, इस पर कुछ बर्बर जनजाति जो थी वो आ गई और उसने हमला कर दिया। फिर यहाँ पे हमला होता रहता था, ससानी वंश हो गया, इन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, रोमन जो सेना थी उसको समाप्त कर दिया। साम्राज्य के अंदर विद्रोह होने लगा था, गृह युद्ध होने लगा था, सेना कमजोर हो रही थी, कलह चलता था, युद्ध चलते थे, लड़ाई चलती थी। ठीक है, यही होने लगा था, तो सैन्य संकट आ गया था। दूसरा क्या है? राजनीतिक संकट। अब यहाँ पे क्या है, जो शासक थे वो अप्रभावी थे, यानी ज़्यादा मजबूत शासक नहीं थे, उनके पास एक व्यवस्था नहीं थी, कमजोर शासक थे, तो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो सही तरीके से नहीं चल पाई। 47 वर्ष के अंदर अंदर 25 सम्राट आए और गए। ठीक है, यानी आप देखो केवल 47 वर्ष में 25 सम्राट बदल दिए गए, तो सोचो राजनीतिक रूप से कितनी अस्थिरता थी। फिर है आर्थिक संकट। अब यहाँ पे क्या है कि महंगाई जो थी वो बढ़ गई थी, कीमती जो धातुएं थी उसकी कमी हो गई थी, सामाजिक अशांति पैदा हो गई थी और आर्थिक संकट हो गया था, तो ये भी एक रीज़न है। फोर्थ क्या है? सामाजिक संकट। रोमन पारंपरिक मूल्य और संस्थान जो हुआ करते थे, जो उनकी एक ट्रेडिशन चली आ रही थी, वो धीरे धीरे टूट रहे थे, समाप्त हो रहे थे। व्यक्तिवाद जो थी इसमें वृद्धि हो रहा था। सामाजिक पदानुक्रम जो पहले से चला आ रहा था, जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, सीनेट होते थे, राजा होते थे, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। ठीक है, तो इससे कुछ परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण कौन से थे? आधारभूत ढांचा था वो काफ़ी मजबूत था। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या थे वो समझिए। देखिए रोमन साम्राज्य जो है, इसमें बंदरगाह, खान, खदाने, ईंट के भट्टे, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ, इन सब की काफ़ी संख्या देखें तो काफ़ी मात्रा में संख्याएं थी। ठीक है, यानी बहुत सारे बंदरगाह होते थे, बहुत सारी खानें थी, खदानें थी। ठीक है, तो ये एक रीज़न होगा जिसकी वजह से इसका आर्थिक आधारभूत ढांचा जो था वो मजबूत था। फिर यहाँ पे क्या है कि रोमन साम्राज्य में व्यापार जो था वो काफ़ी विकसित था। यहाँ पे गेहूँ, अंगूरी, शराब, जैतून का तेल, ठीक है, इन सब चीज़ों का व्यापार होता था। स्पेन की बात करें तो गैलिल प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इटली, यहाँ से इनका व्यापार होता था। और शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए मटके का इस्तेमाल करते थे, या जो अन्य कंटेनर होते थे उसका इस्तेमाल करते थे, जिसको एम्फोरा भी कहा जाता था। स्पेन में जो जैतून उत्पादित होता था उसका जो तेल होता था मुख्य रूप से कंटेनर में लाया जाता था, जिसको ड्रेसल 20 कहा जाता है। और गहन खेती की जाती थी। यहाँ पे उत्पादक का जो स्तर था वो बहुत ऊंचा होता था। ठीक है, काफ़ी मतलब यहाँ पे अच्छा उत्पादन होता था। जल शक्ति का इस्तेमाल करते थे ये मील वगैरह को चलाने के लिए, टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए। ठीक है, साम्राज्य में अच्छे तरीके से एक वाणिज्यिक व्यवस्था थी, एक बैंकिंग व्यवस्था थी, धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत थी। और अगला क्वेश्चन है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मुख्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसका शासन जो था वो 306 से 337 ईस्वी तक था, और 306 ईस्वी में एबोरकम का सम्राट बना था ये, और इसको प्रथम ईसाई सम्राट भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं प्रथम ईसाई सम्राट के बारे में बताइए, तो इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर क्या है कि सम्राट के रूप में इसने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक कार्य में काफ़ी बदलाव करे थे, पुनर्गठन किया था। ठीक है, और मौद्रिक क्षेत्र में भी देखें तो बहुत सारे परिवर्तन करे थे। इसने सॉलिडस नाम का एक सिक्का चलाया था, जो कि 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का होता था। इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी कुस्तुनतुनिया में। ठीक है,
जो 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य जो था, जो रोमन साम्राज्य था, इसमें जो दास होते थे उनकी क्या स्थिति थी, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, रोमन साम्राज्य के कानून को अगर आप देखो तो उसमें दासों को संपत्ति माना जाता था। ठीक है, संपत्ति के रूप में देखा जाता था। दासों को बाजार में खरीदा भी जाता था, इनको बेचा भी जाता था। दासों को पूंजी निवेश के रूप में देखते थे, यानी इन्वेस्टमेंट के रूप से देखा जाता था। रोमन अर्थव्यवस्था में जो ज़्यादातर काम होते थे वो दास ही करते थे, जैसे घर के काम हो गए, खेती हो गया, खानों में काम करना, सेना का काम करना, ठीक है, कार्यशाला में या फिर अन्य जगहों पे जो सेवाएं होती थी वो दासों के जरिए ही ये काम कराया जाता था। रोमन समाज जो था, यहाँ पे दास जो थे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गुलाम लोग शहर, ग्रामीण इलाके, घर, व्यवसाय, इन सब में काम करते थे। ऑगस्टस के शासनकाल की बात करें तो इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख तो दास थे। आप सोचिए कितनी बड़ी दासों की आबादी होती थी। और उस समय जमींदारों को गुलामों का इस्तेमाल ऐसी जगह ना करने की सलाह दी जाती थी जहां बड़ी संख्या में आवश्यकता हो। यानी कि ये कहा जाता था कि गुलामों का उस जगह पे इस्तेमाल ना करो जहाँ पे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में दास लगाए जाते हो। क्यों? क्योंकि मान लो किसी को कोई बीमारी हो जाती है और वो संक्रमण वाली बीमारी है, तो एक दास की से वो दूसरे, तीसरे, चौथे इस तरीके से फैल जाएगी, तो लोग काफ़ी मर जाते थे। ठीक है, इसीलिए इनको सलाह दी जाती थी ऐसी कि बड़ी संख्या में जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे दासों को मत लगाओ, गुलामों को ना लगाओ। दास जो थे वो कीमती थे, उन्हें नुकसान होने पर हिसाब किताब, ठीक है, उनका नुकसान होने पर हिसाब किताब खराब हो सकता था। उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो दासों के साथ हमेशा गलत व्यवहार करते थे, क्रूरता वाला व्यवहार करते थे। जबकि जो नॉर्मल लोग थे, साधारण लोग थे, आम लोग थे, वो इनके प्रति सहानुभूति रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य जो था इसके पतन के कारण बताने हैं। तो देखिए, कई सारे कारण है। एक तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसका पतन हो गया, यानी रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया। फिर भ्रष्टाचार की वजह से भी हुआ। ठीक है, सरकार कमजोर हो गई थी, सही से शासन नहीं कर पा रही थी। इनकी जो कृषि और व्यापार पे आधारित इनकी अर्थव्यवस्था होती थी, लेकिन जो इन्होंने टैक्सेशन था, टैक्स वाली व्यवस्था थी, टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया था, महंगाई बढ़ गई थी, व्यापार में गिरावट होने लगी थी। ठीक है, इसके कारण भी इसका साम्राज्य का पतन हो चुका था। और सरकार ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया था, उसकी वैल्यू गिरा दी थी। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था में भी गिरावट हो गई थी, व्यापार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। रोमन साम्राज्य जो था अपनी मजबूत सेना के लिए जाना जाता था, लेकिन संसाधनों की कमी हो गई थी, जिससे सेना की भर्ती में भी गिरावट आने लगी थी और ये जो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। ठीक है, और जंगली जनजाति जो थी बार बार आक्रमण करती रहती थी इन पे, ससानी वगैरह या कई ऐसे थे जो इन पे हमला करते रहते थे, इससे भी ये कमजोर हो गए थे। फिर रोमन साम्राज्य अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता था, लेकिन शिक्षा, कला और साहित्य में गिरावट के कारण इसका धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था। ठीक है, रोमन साम्राज्य जो था वो बहुत विशाल आकार होता था, बहुत बड़े क्षेत्र में होता था, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार होने के कारण संसाधनों पर भी दबाव पड़ रहा था। तो ऐसे में ठीक है, यहाँ पे शासन व्यवस्था को सही तरीके से, सुचारू तरीके से लागू कर पाना, टैक्स व्यवस्था को सही से लागू कर पाना मुश्किल हो रहा था। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इसका पतन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगोलों के सैनिक प्रबंधन, यानी जो इनका सैनिक का जो सेना का मैनेजमेंट था, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, मंगोल जो थे यायावर समाजों में तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। यानी जो मंगोल जो होते थे, इनकी जो सेना होती थी, इसमें क्या होता था, जो इनके कबीले वगैरह होते थे उसमें जो भी तंदुरुस्त है, जो एडल्ट है, वो सभी मतलब उसमें उसका इस्तेमाल कर सकते थे। ये जरूरत पड़ने पर इन्हें सशस्त्र सेना में भी प्रयोग में ले आते थे। और विभिन्न मंगोल जनजातियां जो थी, इनका एकीकरण हो गया था, यानी कई सारी मंगोल जनजातियां एक साथ आ गई थी, जिससे संगठित सेना बन चुकी थी इनकी। और इसने उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के कैराटो और पराजित लोग भी शामिल थे। ठीक है, चंगेज खान ने जब सेना बनाई थी ना, तो अलग अलग कबीलों के लोगों को उसमें शामिल कर लिया था, अलग अलग मूल के लोगों को शामिल कर लिया था, यहाँ तक कि जो लोग उन्होंने हरा दिए थे युद्ध में, उनको भी शामिल कर लिया था सेना में। मंगोल सेना जो है स्टेपी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई थी। यहाँ पे क्या होता था, सेना जो होती थी उसकी इकाई होती थी, या तो 10 सेना होती थी, या 10 के बाद फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरीके से इकाइयों में सेना विभाजित होती थी। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, सेना में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारी की परमिशन लिए बिना बाहर नहीं जा सकता था। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो लगभग 10,000 सैनिक यानी तुमन होती थी, यानी जो सबसे बड़ी जो सेना होती थी वो 10,000 सैनिकों की होती थी। ठीक है, जिसमें कई सारे कबीलों के लोग वगैरह शामिल होते थे। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान जो था एक महान शासक था, इसके क्या कारण थे। तो देखिए, चंगेज खान जो है 1162 में मंगोलिया में, ठीक है, इसका जन्म हुआ था। और इसका शुरू में नाम जो था वो तैमुजिन होता था। जमुका और नेमन लोगों को इसने पराजित किया था।
इसके बाद तेमुजिन जो स्टेपी क्षेत्र था, यहाँ की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में ये उभरा था। शुरू में इसको तेमुजिन ही कहा जाता था। ठीक है, चंगेज खान की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी प्रसिद्धि बहुत फेमस हो गया था। इससे प्रभावित होकर जो मंगोल कबीले के सरदार थे, उन्होंने क्या करा, इसको मान्यता दे दी और इसको समुद्री खान और सार्वभौम शासक की उपाधि मिल गई और इसको महानायक घोषित कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसने धीरे धीरे सभी कबीलों को जो आपस में कभी लड़ते थे उनको एक किया और सबको संगठित कर दिया और एक मजबूत सेना बनाई। ठीक है, एक बढ़िया शासन व्यवस्था बनाई। ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, हमला करते थे, उन क्षेत्रों को जीतते थे। और चीन पर भी कई बार इन्होंने क्या करा था, आक्रमण वगैरह करते रहते थे। 1219 1221 तक बड़े नगरों में बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मवन, निशापुर, हेरात, यहाँ पे मंगोल सेनाओं के सम्मुख इन सब ने समर्पण कर दिया था, यानी सबको इन्होंने हरा दिया था। चंगेज खान ने व्यापार के रास्ते और बाजार को दोबारा से स्थापित किया। इसने अपने शासन में बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक संगठन बना के रखा हुआ था और चंगेज खान एक राष्ट्र नायक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसकी सैनिक उपलब्धियों की बात करें तो इसकी सेना में मंगोल और तुर्क कुशल घुड़सवार जो होते थे वो इसमें शामिल थे। घोड़े के ऊपर तीरंदाजी करने का जो स्किल्ड जो इनके पास सैनिक होते थे वो इनके पास थे। मौसम की जानकारी होती थी इन्हें। ठीक है, उसके अनुसार ये अपनी सेना का संचालन करते थे। घेराबंदी, यंत्र, नीति, सब कुछ इन्हें आता था, तो इसलिए इनकी सेना जो थी वो युद्ध जीत जाती थी। मंगोल साम्राज्य जो है, इसके पतन के क्या कारण है, तो देखिए मंगोलों की संख्या बहुत कम थी। इन्होंने जो भी राज्य जीते थे वहाँ की जो प्रजा होती थी वो ज़्यादा सभ्य होती थी। ठीक है, ये लोग उन प्रजा से भी कम सभ्य थे। बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक संगठन बनाना, अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता से मिलाना, इन्होंने ये काम करा जिससे सामाजिक एकता नहीं बन पाई। अब देखिए ये क्या थे, ये कबीलों में रहने वाले लोग थे, ये खाना बदोश लोग थे। ठीक है, ये संगठित नहीं थे शुरू में और इनका रहन सहन, इनका जो जीवन जीने का तरीका था वो बहुत अलग होता था। जिन क्षेत्रों को जीतते थे वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग अलग तरीके के होते थे, तो फिर उन सबको अपने जैसा बनाने की कोशिश करना, ये तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक एकता नहीं बन पाई थी। चंगेज खान जब तक था तब तक तो सही चल रहा था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद मंगोल साम्राज्य जो था वो कमज़ोर होने लगा था। ठीक है, क्योंकि चंगेज खान ने अपने समय में मजबूत बनाए रखा, उसके बाद के जो उत्तराधिकारी आए ना वो उतने मजबूत नहीं थे, इसकी वजह से साम्राज्य जो था बिखर गया था। चंगेज खान की हरकारा पद्धति क्या थी, इसकी विशेषता बतानी है। तो देखिए मंगोलों ने राज्य के जो दूरवर्ती क्षेत्र थे, ठीक है, उन क्षेत्रों से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए एक संचार पद्धति बनाई थी ताकि दूर दूर के क्षेत्र तक इनका कम्युनिकेशन बना रहे। इसी को हरकारा पद्धति कहते थे। इस पद्धति में क्या होता था, कुछ निश्चित दूरी पर सैनिक चौकी बनाई जाती थी। एक चौकी यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। ठीक है, इस तरीके से, जिसमें क्या होता था, इसमें स्वस्थ और शक्तिशाली घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक को रखा जाता था। ये संदेशवाहक जो थे इनका काम क्या होता था, सूचना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो क्या होता था, एक चौकी से दूसरी चौकी पे पहुंचा देगा, फिर वहां दूसरे घोड़े और होंगे वो दूसरी जगह पहुंचा देंगे, फिर आगे, इस तरीके से चलता रहता था। तो इतने बड़े साम्राज्य में जो दूरवर्ती स्थान होते थे वहां पे भी महत्वपूर्ण सूचना को ये कम समय में पहुंचा देते थे और शासक तक ये सूचना पहुंच जाती थी। इसको हरकारा पद्धति कहते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है कई बार, तो आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, यास क्या है, यास और इसके अर्थ में परिवर्तन आने के कारण यास के महत्व की विवेचना करनी। तो देखिए यास क्या, एक तरह से कानून मान लो आप इन्हें। ठीक है, तो यास जो है एक प्रकार का नियम था, एक नियम संहिता थी, या फिर आप इसको एक कानून कह सकते हो, कुछ कायदे कह सकते हो। ये चंगेज खान ने 1206 में किर्तिलियाई जो था क्षेत्र यहाँ पे लागू किया था और इसको चंगेज खान की विधि संहिता के नाम से भी जानते हैं। शुरू में इसको यसाक भी लिखा जाता था, जिसका अर्थ होता था विधि। विधि का मतलब कानून होता है। ठीक है, आज्ञप्ति या फिर आदेश, ऑर्डर। यसाक का संबंध जो है वो प्रशासनिक नियमों से था, जो प्रशासन के द्वारा जो भी मतलब जो भी घोषणा की जाएगी या जो नियम बनाए जाएंगे वो उससे रिलेटेड था, जैसे आखेट के, सैन्य के, डाक प्रणाली, इन सब चीज़ों का। यास जो है मंगोल जाति का ही एक तरह से आप इसे कह सकते हो कि इनकी जो परंपराएं थी उससे रिलेटेड ही कुछ रूल्स थे। ये यास मंगोलों को समान आस्था रखने के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो मंगोल थे इनके बीच में एक संगठन, एक एकीकरण बना रहा और यास एक शक्तिशाली सिद्धांत था जिसने मंगोल साम्राज्य की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद के अंतर्गत यूरोप में किसानों की क्या स्थिति थी। तो देखिए 11वीं जो सदी थी इसके उत्तरार्ध में यूरोप के अनेक भागों में सामंतवाद की उत्पत्ति हुई थी।
सामंतवाद के लिए फ्यूडलिज्म शब्द यूज किया जाता है, जो कि जर्मन भाषा के फ्यूड से बना हुआ है। ठीक है, फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो सामंत जो थे एक प्रकार के कृषि उत्पाद की ओर संकेत करता है, यानी कि सामंत और कृषक के संबंधों के आधार पर कृषक अपने खेतों के साथ लॉर्ड के सामंत, जो लॉर्ड सामंत होते थे, इनके खेतों पे जुताई करते थे। अब सामंत को और आसान शब्दों में समझिए, इसको आप जमींदार के रूप में देखो। सामंत के पास बहुत सारी जमीन होती थी। ठीक है, इसको आप सामंत भी कह सकते हो, जमींदार भी कह सकते हो एक तरह से। इनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो जो किसान होते थे वो लॉर्ड की जो ज़मीन होती थी उस पर भी खेती करते थे और सामंत की ज़मीन पे भी खेती करते थे। ठीक है, कृषक जो थे वो लॉर्ड को सेवा प्रदान करने तथा बदले में लॉर्ड उनको सैनिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ कुछ न्यायिक अधिकार भी देते थे। और ये व्यवस्था जो थी मध्य फ्रांस में, बाद में इंग्लैंड में, फिर इटली में, हर जगह ये व्यवस्था जो थी वो विकसित होने लगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नाइट वर्ग का उदय क्यों हुआ था? लॉर्ड तथा नाइट के आपसी संबंध के बारे में बताना है। तो देखिए, नाइट वर्ग क्या है? एक तरह से सैनिक वर्ग है। तो 9वीं शताब्दी के दौरान यूरोप जो था, यहाँ पे युद्ध बहुत होते थे, आए दिन युद्ध होते रहते थे। इसके लिए क्या था, जो सेना होती थी वो काफ़ी नहीं थी, क्योंकि ये पहले किसानों को भी सेना में शामिल कर लेते थे, मजदूरों को भी सेना में शामिल कर लेते थे। तो जब इतने ज़्यादा युद्ध होते थे तो पता था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, इसलिए इनको एक स्किल्ड यानी कुशल घुड़सवार और अश्वसेना की जरूरत थी। तो इसलिए ये जो जरूरत थी ना सेना की, इसी से एक नया वर्ग उभरा। ठीक है, जो कुशल घुड़सवार और अश्वसेना था, इसको नाइट्स कहा जाता था। यानी ये ऐसे सैनिक थे जो अच्छी घुड़सवारी भी जानते थे, ठीक है, घोड़े वगैरह चलाना जानते थे और अच्छे सैनिक भी थे, स्किल्ड थे। नाइट्स और लॉर्ड के बीच में क्या संबंध था, ये देखिए। यूरोप में नाइट्स और लॉर्ड का संबंध वैसा ही था जैसे लॉर्ड और राजा का, यानी सबसे ऊपर होता था राजा, राजा की सारी बात लॉर्ड को माननी पड़ती थी। इसी तरीके से लॉर्ड की सारी बातें नाइट्स को माननी पड़ती थी। ठीक है, यानी जैसा उनका इससे संबंध है ऐसा ही इनका इससे संबंध है। सामंत जो है वो नाइट को भूमि का एक टुकड़ा दे देते थे और इसको फीफ कहा जाता था। ये 1000 से 2000 एकड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकती थी। नाइट क्या करते थे, भूमि के बदले में लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि, पैसा वगैरह दे देते थे और बदले में इनको आश्वासन दे देते थे कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी युद्ध में तो हम सैनिक हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, यानी हम तुम्हारा साथ देंगे। नाइट जो है अपनी सेवाएं दूसरे लॉर्ड को भी दे सकते थे, ऐसा नहीं था केवल अपने लॉर्ड को देंगे, दूसरे को भी दे सकते थे, लेकिन सबसे पहले उनकी निष्ठा जो होती थी वो अपने लॉर्ड के प्रति होती थी। ठीक है, अपने लॉर्ड सबसे पहले, उसके बाद दूसरा कोई अगर सेवा मांगता है तो उसके लिए भी लड़ सकते थे। तो देखिए, ये जो भिक्षु होते थे, जो पुरुष और महिला दोनों ही भिक्षु बन सकते थे। ठीक है, जो पुरुष भिक्षु होते थे इनको मोंक कहा जाता था और जो महिला यानी जो स्त्री भिक्षु होती थी इनको नन कहा जाता था। ठीक है, और अगर कोई भिक्षु या भिक्षुनी बनता था तो फिर वो विवाह नहीं कर सकता था, यानी जो भिक्षु भिक्षुनी होगा उसको विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। किसी भी भिक्षु को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का भी कोई अधिकार नहीं था, यानी वो पैसे नहीं जोड़ सकता, धन नहीं जोड़ सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार जो था वो धीमा पड़ गया। ऐसा किन कारणों से हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए, 14वीं शताब्दी के आर्थिक संकट ने यूरोप में कृषकों में सामाजिक असंतोष हो गया था। क्यों हुआ था भाई किसानों के बीच में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 13वीं सदी के अंत तक जो उत्तरी यूरोप है, यहाँ पे तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान पे ठंडी ग्रीष्म ऋतु आ गई थी, यानी कि अब जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बदल चुका था। ठीक है, और पैदावार के मौसम जो थे वो छोटे हो गए थे। तूफानी और सागरीय बाढ़ जो थी वो आती रहती थी, जिससे उनके जो खेत वगैरह थे, जो फार्म थे वो नष्ट हो रहे थे। आर्थिक मंदी से यूरोप के जो लॉर्ड थे, जिनकी आय कभी बहुत ज़्यादा होती थी एक समय में, उनकी आय अब बहुत कम हो गई थी। सरकार जो थी वो टैक्स से जो सरकार को आमदनी मिलती थी वो भी धीरे धीरे कम होने लग रही थी। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध जो संसाधन है वो भी कम होते जा रहे थे और जो पहले 3 क्षेत्रीय फसल चक्र जो था वो भी कमज़ोर हो गया, जिससे कि इनकी जो फसल थी, जो पैदावार थी, वो धीरे धीरे गिरावट हो रही थी। ठीक है, चरागाह जो होते थे जहाँ पशुओं को चराया जाता था वहाँ पे भी पशुओं की कमी होने लगी थी। तो कई तरह की संकट हो गए थे और यहाँ पे क्या हुआ, यूरोप में एक भयंकर अकाल पड़ गया, महामारी फैल गई, जिससे बहुत सारे पशु जो थे उनकी मौत हो गई। जलपोतों के साथ कुछ चूहे आ गए और चूहे की वजह से एक बीमारी फैलती थी जिसे प्लेग कहा जाता था। तो इनसे प्लेग फैल गया और ये संक्रमण हो गया लोगों को, तो लाखों लोग जो थे इससे ग्रसित हो गए, उनकी भी मौत हो गई, बहुत सारे लोगों की। ठीक है, मजदूरों की काफ़ी मौत हो गई थी और उनकी संख्या जो थी उसमें कमी हो गई थी और उनकी जो मजदूरी की जो दर थी वो 250% बढ़ गई थी, यानी कि मजदूर जब कम हो गए थे, जो बचे हुए थे वो अपने जो
जो पैसा मांगते थे वो बहुत ज़्यादा मांगते थे। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके, ये सब पॉइंट आपको याद रख के जाना है। और 2 क्वेश्चन और बताऊंगा, इसके बाद आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि फ्रांस में कैथीड्रल जो नगर थे, इसके बारे में बताना है। देखिए कैथीड्रल क्या होता था, एक चर्च हुआ करती थी बहुत बड़ी, उसके आसपास कुछ स्थान पे कुछ जो नगर बस जाते थे। ठीक है, इसी को कैथीड्रल नगर कहा जाता था। तो समझते हैं, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में कैथीड्रल कहे जाने वाले जो चर्च होते थे, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और धनी लोग द्वारा दान दिया जाता था। ठीक है, इसके निर्माण में क्या थे, जो पैसे वाले लोग थे वो दान देते, जो गरीब लोग होते थे या जो आम आदमी होते थे वो भी उसमें दान देते थे। कोई अपना सहयोग देता था, ठीक है, वस्तुओं को बनाने में, तो कोई श्रम के द्वारा यानी कुछ मजदूरी करके भी लोग उसमें अपना दान किया करते थे। ठीक है, कैथीड्रल जो थे वो बहुत विशाल और भव्य होते थे, इनको पत्थरों से बनाया जाता था, बहुत बड़ी बड़ी चर्च होती थी ये। इसके आसपास अनेक प्रकार के लोग बस गए, इससे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे बाजार भी बनाए गए। ठीक है, इसका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि पादरी की जो आवाज़ है वो भिक्षुओं और वो मतलब दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे सके। ठीक है, भिक्षुओं के गीत, लोगों की प्रार्थना की घंटियाँ दूर दूर तक सबको सुनाई देती थी। कैथीड्रल की जो खिड़कियाँ थी उसमें रंग बिरंगे कांच वगैरह लगाए जाते थे और इसमें सूर्य की रोशनी आराम से अंदर जा सकती थी। रात के समय में जो जो चर्च में जो मोमबत्ती जलाई जाती थी वो भी सबको दिखाई देती थी। ठीक है, और शीशे पे ईसा मसीह के चित्र बने होते थे, तो वो भी सब देखते थे। तो ये कैथीड्रल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले प्रौद्योगिकी बदलाव की आपको विवेचना करनी है। देखिए क्या हुआ कि 11वीं शताब्दी में जो किसान लोग थे वो लकड़ी के हल के जगह पे लोहे की जो भारी नोक वाला हल था उसका इस्तेमाल करने लगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो फसल की उपज थी वो बढ़ गई। अब क्या होता था, जो घोड़े होते हैं इनके जो पैर होते हैं, जो नीचे खुर होते हैं, वो दौड़ने से घिस जाते हैं, तो अब इनके खुरों में लोहे की नाल लगाई जाने लगी। इससे जो इनके खुर थे वो सुरक्षित रहते थे। पशुओं को हल जोतने का तरीका भी बदला। पहले क्या होता था, गले में बांधी जाता था वो जो जुआ होता है, आप देखोगे बैलों के जो गले में बांधा जाता था, पहले वो गले के पास बांधते थे जिससे कि वो सही से मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती थी। बाद में क्या हुआ, उसको कंधे में बांधने लगे। अब जब वो कंधे पे बांधते हैं तो पशु अधिक शक्ति के साथ मतलब हल जोतने का काम करते थे। अनाज पीसने के लिए और अंगूरों से शराब बनाने के लिए जल और वायु शक्ति का इस्तेमाल किया जाने लगा था। कारखानों की स्थापना हो रही थी। ठीक है, भूमि के उपयोग के तरीके जो थे उसमें भी परिवर्तन हुआ। पहले क्या होता था, 2 खेत वाली व्यवस्था होती थी, मैंने चैप्टर में आपको बताया है। फिर बाद में इस 2 खेत वाली व्यवस्था को छोड़ के 3 खेत वाली व्यवस्था अपनाई जाने लगी, यानी 2 में खेती होती थी, शरद में और बसंत में, तो एक को परती छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे में इनको फ़ायदा ये होने लगा कि फसल जो है इनको काफ़ी भरपूर मात्रा में मिलने लगी और प्रत्येक वर्ष तीनों खेतों को बदल बदल के प्रयोग में लाते थे ये, जिससे कि इनका कृषि उत्पादन जो था वो बढ़ गया था। क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि 16वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। देखिए इस समय में क्या था कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय से ही हमारा समाज जो रहा है वो पुरुष प्रधान रहा है। तो चाहे वो भारत रहा हो या फिर दुनिया के अन्य देश, यूरोप वगैरह में भी आप जाओगे वहाँ पे भी आपको पुरुष प्रधान समाज ही मिलेगा। ठीक है, तो समाज जो था वो पुरुष प्रधान था और लड़के जो होते थे उनको ही शिक्षा देते थे। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज जो था उसमें लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनके बाद में उनके खानदानी पेशे या जीवन की जो आम जिम्मेदारी है उसको उठा सकें। लड़कों को एजुकेट किया जाता था ताकि वो जो उनका फैमिली बिजनेस है उसको वो चला सकें और जो भी उनकी जिम्मेदारी है उसको निभा सकें। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अगर भागीदारी देखें तो वो बहुत ही सीमित यानी बहुत ही कम होती थी। उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था, यानी कि ये माना जाता था कि महिला का जो कार्य है वो घर चलाने का है। ठीक है, वो घर तक ही उनको सीमित रखा जाता था और दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था। मान लो अगर दहेज का प्रबंध नहीं हो पा रहा तो ऐसे में शादीशुदा लड़कियां जो होती थी उनको ईसाई मठों में नन बना दिया जाता था। ठीक है, नन का मतलब होता है भिक्षुणी बना दिया जाता था और भिक्षुणी की तरह वो जीवन बिताने के लिए उनको भेज दिया जाता था। विवाह में प्राप्त दहेज, जो भी शादी में दहेज मिलता था, उस दहेज को पुरुष जो होते थे वो अपने जो पारिवारिक उनका जो जो फैमिली बिजनेस होता था उसमें वो लगा देते थे उस पैसे को। लेकिन महिलाओं का को ये हक नहीं था कि पति को कारोबार चलाने में कोई सलाह दे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि महिलाओं की स्थिति जो थी एक तरह से निम्न थी। उनको समाज में, पुरुष प्रधान समाज में उनको घर तक ही सीमित रखा जाता था। ठीक है, अगर उनके पास दहेज नहीं है होता था ज़्यादा तो उनको नन बना दिया जाता था। ठीक है, और उनके
उन दहेज में मिला हुआ पैसे को पारिवारिक बिजनेस में लगा दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को बिजनेस से रिलेटेड कोई सलाह देने का कोई मतलब मौका नहीं दिया जाता था। और कई बार क्या होता था, जो फ्रेंडशिप होती है, यानी कि जो बिजनेस फ्रेंडशिप आप कह लो या फिर कारोबारी मैत्री कह लो, ठीक है, इसको मजबूत बनाने के लिए दो परिवारों के बीच में आपस में विवाह संबंध होते थे। यानी एक परिवार है, एक दूसरा परिवार है, इन ये दोनों ही बिजनेसमैन है मान लो, ये अपने संबंध को और मजबूत कराने के लिए क्या करते थे, अपने बच्चों की आपस में शादी करा देते थे। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की जो स्थिति होती थी वो कुछ अलग होती थी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यापारी परिवारों में। यहाँ पे दुकानों को चलाने में प्राय उनकी सहायता करती थी, यानी व्यापारी परिवार जो होते थे उसमें महिला जो होती थी वो दुकान को चलाने में कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करती थी। व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी कम एज में ही डेथ हो जाती है, तो उसकी जो पत्नी है वो सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। क्योंकि अगर मान लो किसी का पति मर जाता है तो ऐसे में वो महिला फिर बिजनेस में शामिल हो सकती है, सार्वजनिक जो लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिर वो पितृसत्तात्मक समाज वाला रोल नहीं रह जाएगा, यहाँ पे उस महिला को आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ। देखिए क्या हुआ, उस समय समाज का जो माहौल था वो बदल रहा था। व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण जो इटली के जो नगर थे और जो वहाँ पे राज दरबार थे उनका दूर दूर के देशों से संपर्क बढ़ रहा था। किस कारण, अब इटली का संपर्क दूर दूर के देशों से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि व्यापार के कारण या सरकार के कारण, ठीक है, सैनिक विजय के कारण भी, कूटनीतिक संपर्क भी होते थे, इसके कारण इनका जो संपर्क था वो दुनिया भर से बढ़ रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है आगे देखते हैं। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालय के अनेक विद्वान जो थे वो मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हो रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण जो था इस समय में वो था मानवतावादी विचार। इस मानवतावादी विचारों की तरफ सभी अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, आम इंसान नहीं, आप सोचेंगे केवल आम नागरिक ही इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बल्कि जो चर्च होती है, जो चर्च के जो सदस्य होते हैं वो भी इससे आकर्षित हो रहे थे। और इन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने जो धर्म ग्रंथ है, जो भी उनके धर्म ग्रंथ होते थे उसमें जो तरीके बताए गए हैं उन तरीकों का पालन करने का आह्वान किया था कि भाई जो भी तुम्हारे धर्म ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथों में जो भी बातें लिखी गई है, ठीक है, उसको हमें अप्लाई करना है। और एक चीज़ ये भी कही गई थी कि अनावश्यक कर्मकांड, जो मतलब फालतू के कर्मकांड हो, उसको त्याग दिया जाए। ठीक है, त्यागने की बात की और उनकी यह कह के निंदा भी की थी, वो जो कर्मकांड वगैरह होते हैं कि एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया, यानी कि जो कर्मकांड जो थे वो बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, पहले नहीं होते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पुरानी बुकों में जो भी लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोपीय सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि नगरों की संख्या बढ़ने लगी थी और विशेष प्रकार की एक नगरीय संस्कृति पनप रही थी। ठीक है, नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा था। ये 2 पॉइंट हो गए। फिर नगरों में रहने वाले जो लोग थे वो खुद को गांव के लोगों से ज़्यादा सभ्य मानते थे। ठीक है, नगरों में रहने वाले लोग क्या सोच रहे थे कि वो गाँव के लोगों से ज़्यादा सभ्य हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट क्या है कि नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे नगर, चौथा पॉइंट। फिर फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, रोम, ये महत्वपूर्ण नगर हैं। ठीक है, ये कला और विद्या के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे, क्योंकि इस चैप्टर में आपने फ्लोरेंस, वेनिस, रोम इसके बारे में बहुत पढ़ा है। मैंने आपको पूरा चैप्टर डिटेल में बताया हुआ है, चैप्टर की वीडियो को देख के जाना है। ठीक है, फिर क्या है, अमीर और अभिजात वर्ग के जो लोग थे वो कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता बन चुके थे। इस समय में मुद्रण का आविष्कार हो गया था, इससे दूर दराज के नगर जो होते थे वहाँ पे जो छपी हुई पुस्तकें थी वो भी आसानी से उपलब्ध होने लगी थी और यूरोप के इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी। तो ये अपनी तुलना भी करने लगे थे। तो ये जो था ये महत्वपूर्ण मतलब परिवर्तन आए हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाना, ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब एक 3 पॉइंट हो रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च पृथ्वी का केंद्र है। इन विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया था और अब वैज्ञानिक जो है वो सौर मंडल को भी समझने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मुद्रित पुस्तक है, जो पब्लिश या छपी हुई पुस्तकें होती थी, जब वो उपलब्ध होने लगी तो क्या लाभ हुए। पहले क्या होता था, पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी जिसको पांडुलिपि कहते थे, जिसमें काफ़ी समय लगता था।
लेकिन जब छपाई का आविष्कार हो गया तो छपाई की जानकारी होने के बाद पुस्तकों को छापा जाने लगा। तो जो छपी हुई पुस्तक होती थी उसके क्या लाभ है, आपसे ये पूछा हुआ है। तो देखिए, छात्रों को अब अध्यापकों के जो व्याख्यान होते हैं, जो लेक्चर होते हैं, उसके नोट्स जो होते हैं, ठीक है, उसके जो नोट्स होते हैं उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, क्योंकि पहले वो नोट्स पे ही निर्भर रहते थे। लेकिन अब छपी हुई पुस्तक मिल जाती है तो फिर वो नोट्स की टेंशन खत्म। फिर क्या है, अब विचार हो गए, मत हो गए या जानकारी पहले की अपेक्षा में तेजी से फैलने लगी, तेजी से प्रसारित हो रही थी। क्यों? क्योंकि किताबों के जरिए आसानी से ज्ञान को आगे पहुंचाया जा सकता है। ये विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी से पहुंच जाती थी। यानी एक छपी हुई पुस्तक सैकड़ों लोगों के पास आसानी से पहुंच सकती थी, सैकड़ों लोग उसको खरीद सकते थे, आसानी से पढ़ सकते थे, ठीक है। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों के पास जब पुस्तकें मिलने लगी तो पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली की जो मानवतावादी संस्कृति थी, इसका आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से मतलब ये फैलने लगी। उसके पीछे रीज़न यही था कि छपी हुई पुस्तक के जरिए, छपी हुई पुस्तक से ज्ञान जो था वो तेजी से फैल रहा था, ठीक है। तो ये इसके लाभ हुए। अगला क्वेश्चन है कि कोपरनिकस क्रांति क्या थी। देखिए, पहले ईसाइयों की दो धारणाएं, एक तो प्राचीन धारणा, पहले ईसाई क्या मानते थे ये समझते। ईसाई लोग ये मानते थे कि पृथ्वी जो है वो पापों से भरी हुई है, और जब पाप बहुत ज़्यादा अधिक हो जाते हैं इसी के कारण पृथ्वी जो है स्थिर है, यानी पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी फिक्स है। क्यों? क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, बहुत ज़्यादा पापी लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा इनका मानना था, ये प्राचीन अवधारणा। फिर ये कहते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं, यानी कि पृथ्वी जो है वो फिक्स है, इसके चारों ओर ग्रह जो है वो घूमते हैं। पहले ऐसा माना जाता था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब वैज्ञानिक खोज हुई तो इस धारणा में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया इसको समझते हैं। वैज्ञानिक के द्वारा प्राचीन धारणा में परिवर्तन। कोपरनिकस ने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी एक सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और सारे ग्रह जो है वो परिक्रमा करते हैं। ये किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया, ठीक है। पहले के लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, ठीक है, पृथ्वी कहीं नहीं घूम रही, लेकिन बाद में कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, बाकी ग्रह भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में, इनकी जो पांडुलिपि थी उसमें इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो ग्रह हैं वो भी उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, घूमते हैं। फिर खगोल शास्त्री जोहानस केपलर जो थे और गैलीलियो जो थे, इन्होंने अपने लेखों के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। जो पहले स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में जो कॉन्सेप्ट चला रहा था, उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत जो था उसको लोकप्रिय बनाया, और ये सिद्ध हो गया कि सारे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, परिक्रमा कर रहे हैं, बल्कि वो वृत्ताकार रूप से नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार से, ठीक है, लंबे गोल राउंड, मतलब उसमें चक्कर काट रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन में गतिशील पृथ्वी के सिद्धांत की पुष्टि करी, और विज्ञान के जगत में इस क्रांति के ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा को ऊंचाई से छू लिया। अब यहाँ पे क्या है, यही कोपरनिकस क्रांति है, जहाँ पे कोपरनिकस ने जो प्राचीन ईसाई अवधारणा थी उसका खंडन कर दिया और ये कह दिया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी फिक्स नहीं है, बल्कि पृथ्वी जो है और अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसी को कोपरनिकस क्रांति कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई जो औद्योगिक क्रांति थी इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या हुआ कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ सबूत मिले, गोल्ड के, ठीक है। अब इसी घटना ने गोल्ड रश को जन्म दिया। हुआ क्या कि दुनिया में ये खबर फैल गई कि जो अमेरिका जो है, यहाँ कैलिफोर्निया जो है, यहाँ पे गोल्ड है। तो सारी दुनिया के, मतलब खासकर यूरोप के जो लोग थे वो बहुत लालची थे। वो ये चाह रहे थे कि भाई इस जगह पे पहुंच जाएं और यहाँ के गोल्ड को ले लें, ठीक है। उससे क्या हो जाएंगे, या अमीर हो जाएंगे और इनकी जो किस्मत है वो पलट जाएगी। तो इसी आपाधापी का नाम गोल्ड रश है। इसमें हजारों की संख्या में जो यूरोपीय लोग थे वो चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद से अमेरिका में पहुंचे थे। उद्योगों में वृद्धि। गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हो गया, ठीक है। हजारों की संख्या में जो चीनी श्रमिक थे, मजदूर थे, इनको नियुक्त किया गया। रेलवे के साथ समाज बनाने के लिए उद्योग बनाए गए, यहाँ पे विकसित किए गए। बड़े पैमाने पे कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ किया गया था
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। तो ये कुछ परिवर्तन हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों किया गया था। देखिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने अपनी बस्तियों का विस्तार किया। अब जैसे जैसे इसने अपने बस्ती का विस्तार किया तो जमीन की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए मजबूर किया गया। और जो मूल निवासी जो थे, उनकी जमीन की उनको जो कीमत दी थी वो बहुत ही कम थी, बहुत कम, ठीक है। और इसके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों, जिसमें यूएसए के जो यूरोपीय हैं, वो उनके द्वारा मूल निवासियों के साथ धोखे से उनकी ज़मीन ले ली गई थी, ठीक है। पैसे देने के मामले में भी उनके साथ वादा खिलाफी की गई, पैसे कम दिए गए, कई जगह पे नहीं दिए गए। जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी मानते थे कि जो मूल बासिंदे, इनको इनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, ये सही है, वो इसको गलत नहीं मान रहे थे, ठीक है। इनका कहना था कि जिन लोगों ने पहले से रहने वाले कबीलों से ज़मीनें ले ली, वे इस आधार पर अपने आप को उचित ठहरा रहे थे, क्योंकि मूल निवासी जो है वो ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं जानते, ठीक है। इसलिए ये कहते थे कि कब्जा कर लिया, ठीक किया। वे इस बिना पर भी मूल निवासी की आलोचना करते थे कि वो मूल निवासी को आलसी बताते थे, कहते थे मूल निवासी जो है बहुत ही आलसी हैं, इसलिए बाजार के लिए उत्पादन करने में शिल्प कौशल का इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। अंग्रेजी सीखने और अच्छे तरीके से कपड़े पहनने, यानी यूरोपीय जैसे कपड़े पहनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि ये मर खपने के लायक है, मतलब कि ये मरने के लायक है, इनकी ज़मीन छीन ली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था, तो इस तरीके से क्या किया गया था, इनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, ठीक है। और मूल निवासी जो थे, इनको छोटे से इलाके में कैद कर दिया गया था, जिसको रिजर्वेशन यानी आरक्षण कहा जाता था। उसी ज़मीन पर इनको रहना होता था। ये ऐसी ज़मीन होती थी जहाँ से इनको पहले से कोई रिश्ता नहीं होता था, पहले से इनको बाद में वो ज़मीन मिली थी, ठीक है। तो ये है। अगला क्वेश्चन है, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण जो था वो किस प्रकार किया गया। देखिए, कृषि पर टैक्स लगा दिया गया, जापान में रेल लाइन बिछाई गई, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों बाहर से खरीदी गई, मजदूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा ट्रेनिंग दी गई मजदूरों को, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना शुरू करा इन्होंने, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत भी करी, और कंपनियों को टैक्स में छूट और सब्सिडी दी, ठीक है। तो ये इन्होंने अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए ये कदम उठाए थे। फिर एक क्वेश्चन इसी में है कि इसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, ये भी है यहाँ पे कि आधुनिकीकरण तो कर लिया, पर पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा। तो पर्यावरण के पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव है, इसे समझते हैं। लकड़ी जैसे जो प्राकृतिक संसाधन थे, इसकी मांग से पर्यावरण में गलत प्रभाव पड़े, क्योंकि पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा गया। औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ गया। कृषि उत्पाद में कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन था, क्योंकि लोग जो थे वो शहरों में गए और नौकरी वगैरह करने लगे, इसीलिए खेती करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, तो खेती के उत्पादन में भी कमी आ गई थी। 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए थे। तो देखिए, विद्यालय व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए, सबसे पहले ये देखते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया। पढ़ाई की जो फीस होती थी वो बहुत ही कम होती थी। आधुनिक विचारों पे जोर दिया गया और राज्य यानी कि देश के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया गया। जापानी इतिहास के अध्ययन पे ज़्यादा बल दिया गया था। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण किया गया कि कौन सी किताब पढ़नी है, ये राज्य देखेगा। टीचरों को भी मतलब ट्रेनिंग दिलाना, इन सब चीज़ों पे पूरा नियंत्रण किया गया। माता पिता के प्रति आदर, देश के प्रति वफादारी, अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरणा दी गई, ठीक है। ये तो विद्यालय व्यवस्था में बदलाव हुआ। अब राष्ट्रीय एकीकरण के क्या प्रयास हुए, इसे समझते हैं। जो पुराने गांव थे, ठीक है, पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक जो इकाई थी उसके लिए इन्होंने क्या किया, पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल सके, इसकी व्यवस्था की, ताकि उस टैक्स से क्या करें, स्कूल भी चलाते हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी चलाते ही रहें। 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए कुछ अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया, यानी सेना में इनको काम करना कंपलसरी है। आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया। सख्त सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई। नौकरशाही और सेना सीधा सम्राट के अधीन रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि चीन में आधुनिकीकरण के लिए कौन से तरीके अपनाए गए थे। देखिए, कई सारे तरीके, जैसे कि यहाँ पे जो साम्यवादी दल थे इस पे कठोर नियंत्रण किया गया, ठीक है। सामंतवाद को खत्म कर दिया गया। विदेशी जो साम्राज्यवाद था उससे लड़ने का काम शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण किया गया। बाजार संबंधी सुधार करे। आधुनिकीकरण का श्रेय जो था वो साम्यवादी दल को ही जा रहा है।
केंद्रीय सरकार की यहाँ पे स्थापना कर दी गई। आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से संबंध बनाने यानी कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। शिक्षा का विस्तार हुआ। निजी कारखानों और भूस्वामित्व का अंत कर दिया गया, यानी जो प्राइवेटाइजेशन है यहाँ पे ये इसको खत्म किया गया है। ठीक है। तेजी से औद्योगिकरण हुआ। एक ही दल की सरकार रही और पुरानी जो असमानताएं हुआ करती थी कभी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये कुछ तरीके अपनाए जिससे कि चाइना में आधुनिकरण किया गया। ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि जापान द्वारा अपनाया गया आधुनिकरण का मार्ग बताना है कि जापान ने कौन से तरीके अपनाए। तो जापान ने क्या करा, जो उनका पारंपरिक कौशल था, जो स्किल थी और जो प्रथाएं थी, उसका प्रयोग करा। इन्होंने पश्चिम का अनुकरण करा, जो पश्चिमी देश यानी यूरोपीय देशों का अनुकरण इन्होंने किया। जापानी राष्ट्रवाद, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने का कार्य किया। लोगों को निष्ठावान नागरिक बनाने का प्रयास किया। सम्राट के प्रति वफादार रहने की शिक्षा दी गई। तो ये कुछ कार्य हुए। ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो आप इन क्वेश्चन को याद करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।